एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2022 का 17 अगस्त का जो तीनों शिफ्ट में फिजिक्स का क्वेश्चन आया था उसे हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग 18 अगस्त के जो तीनों शिफ्ट के पेपर हैं उनमें जो भी फिजिक्स के प्रश्न आए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शिफ्ट देखते हैं जो 9 से 10:30 के बीच हुआ था। पहला क्वेश्चन दिया है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक हमें निकालना है। ठीक है, माध्यम बी के सापेक्ष निकालना है ए का अपवर्तनांक। तो मान लेते हैं ए में जो अपवर्तनांक है μ1 है और मीडियम बी का अपवर्तनांक है μ2। तो आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि इसका अपवर्तनांक μ1 और ये एंगल मान लेते हैं I है और ये एंगल R है। तो μ1 साइन I बराबर क्या होगा μ2 साइन R। हमें निकालना क्या है, B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक यानी कि μ1 बाई μ2 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से μ1 बाई μ2 कर लेते हैं। तो ये कितना होगा साइन R बाई साइन I। साइन R हमें कितना दिया है 30 डिग्री और साइन I कितना दिया है 45 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने √2 यानी कि 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो 3 ओम है और ये वाला 3 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध दोनों को सीधा जोड़ देते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, एक नया डायग्राम बनाइए। नए डायग्राम में क्या होगा, ये हमारा 6 ओम का प्रतिरोध होगा और ये जो तीसरा 3 ओम का है यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे 3 ओम। हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये ए है और ये बी है। तो ये दोनों को देखिए 6 और 3 ये पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R बराबर 1/6 + 1/3। इसे हम जोड़ेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम 6 होगा 1 और ये 2 3/6। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 6/3 यानी कि 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना ये है कि ये उसी पदार्थ से बना है। उसी पदार्थ से जब बनेगा तो हमारा प्रतिरोधकता जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो पहले केस में क्या दिया है कि R हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसकी लंबाई प्रतिरोधकता मान लिया हमने रो है, लंबाई L है और एरिया मान लेते हैं उसका A है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R डैश है, उसका लंबाई L डैश कितना होगा 3L के बराबर होगा। L है ये तो इसका 3 गुना। बोल रहा है दुगुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मान लेते हैं A डैश बराबर क्या होगा 2A होगा। तो हमारा R डैश बराबर क्या होगा यहाँ पे रो L डैश A डैश। रो को ऐसे ही रहने देंगे, L डैश के जगह पे हमें क्या मिला है 3L और A डैश के जगह पे 2A। अब क्या करते हैं 3/2 को इधर लाते हैं तो ये क्या होगा रो L/A। अब देखिए रो L/A का मान हमें क्या दिया है R दिया है, तो हम यहाँ R रख देंगे तो ये 3/2 3R/2 हमारा नया प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अशोशक्ति इनमें से किसके बराबर है। तो आप सबको पता होगा 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है 1 HP बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो AC जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये उसी सिद्धांत पर
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। अवतल लेंस है हमारा और उसका मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? हमें बताना है किस तरीके का उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस पहले बना लेते हैं। अवतल लेंस आप सबने पढ़ा होगा। ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये प्रकाशिक बिंदु हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे एक फोकस F1, यहाँ पे एक फोकस F2, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 और एक रेडियस ऑफ वक्रता केंद्र C2। वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा है। मान लेते हैं हमने वस्तु को यहाँ रख दिया है। इनमें से कौन सा विकल्प इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें ये बताना है। जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम यहाँ से दो रेखाएं निकालते हैं, प्रकाशिक रेखाएं। पहला ऐसे जाएगा और ये मुड़ जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका अपवर्तन हो रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की वजह से। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद एक और प्रकाशिक केंद्र से हम रेखा निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेखा है इसको हम पीछे मिलाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे कट रहा है, यानी कि हमारा इमेज क्या बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा जो कि छोटा होगा और प्रकाशिक बिंदु और F1 के बीच होगा और ये सीधा भी है। तो हमारा क्या होगा, आभासी अत्यधिक छोटा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6। अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो आप देखिए, मान लेते हैं लेंस हमारा ये उत्तल लेंस हो गया। चूँकि ये दूरस्थ वस्तु है, यानी कि जो हमारी प्रकाशिक रेखाएं हैं वह कहाँ से आएंगी, अनंत से आएंगी। तो अनंत से रेखा आने के बाद कहाँ मुड़ जाती है, फोकस पर। तो फोकस पे हमारा क्या, एक स्पष्ट इमेज बनेगा। इमेज प्रतिबिंब जो बना है उसके बारे में इसने नहीं बताया है कि छोटा है कि बड़ा है, बस बन रहा है। यानी कि जो पर्दा रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ होगा, पर्दा फोकस पे रखा हुआ होगा, यानी F के बराबर होगा। हमेशा याद रखना है कि जब वस्तु अनंत यानी कि दूरस्थ पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है, इसलिए पर्दे की दूरी फोकस की दूरी की बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। तो ये बिल्कुल सही होगा। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा कि जब फोकस पर रखेंगे हम कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब कोई अनंत पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो ये सही हो गया। दूसरा है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बनता है। तो ये गलत है, क्योंकि पहला अगर सही है तो दूसरा तो और टेक्निकली गलत ही होना है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। तो ये सही है, ये बिल्कुल इसके उल्टा है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की वो वस्तु है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बनता है। तो ये भी गलत है। तो हमारा A और C क्या होगा, आंसर होगा 8 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक जिसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जो इसका ध्रुव है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रबल क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ना कि केंद्र में। यहाँ पे नहीं होता है, सबसे कमज़ोर होता है। दूसरा है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो हाँ, बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र यानी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स निर्मित करती हैं। तो हाँ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों, 9 का पहला। अब देखते हैं दूसरे शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रतीत होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? क्योंकि वायुमंडल की जो भौतिक स्थिति है वो बदलती रहती है, जिसके कारण से वायुमंडल के अपवर्तनांक में लगातार बदलाव होता है, और इसी बदलाव के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। और ये अपवर्तन बदलते रहता है क्योंकि भौतिक स्थितियाँ बदलते रहती हैं। कभी गर्म हवाएं हैं, कभी ठंडी हवाएं हैं, जिनके वजह से
ये परिवर्तन होता रहता है और हमें तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? हमेशा याद रखना है कि हमने जैसा बताया था, प्रतिरोधकता जिसे हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, ये पदार्थ का मौलिक गुण है, न कि ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, ये बस पदार्थ पर निर्भर करता है। चूँकि एक ही पदार्थ वाले धातु, एक ही धातु के तार को हमने 4 बार काटा है, 4 क्या, या अगर हम 10 बार भी काट दें तब भी उसका प्रतिरोधकता यही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका 2 का ऑप्शन 3 होगा। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये लंबाई या क्षेत्रफल पर नहीं, यह अपवर्तित ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयाँ समान है। एक ही पदार्थ से निर्मित है का मतलब रजिस्टिविटी इनका क्या है? सेम है। दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। उनकी लंबाइयाँ समान है, एल भी सेम है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, ये एरिया अलग अलग है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है तो तार की त्रिज्या तार बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए, प्रतिरोध का अनुपात फॉर्मूला क्या होता है? R = रो एल बाई ए। प्रश्न में कह रहा है कि ये जो रो है और ये एल है दोनों बराबर है, तो R1 बराबर क्या होगा? रो एल बाई A1, या ए मान लेते हैं। तार ए का प्रतिरोध आर ए ए, उसके बाद है आर बी, रो एल सेम है, रजिस्टिविटी सेम है, और ये एरिया मान लेते हैं इसका बी का है। अब क्या बोल रहा है कि इनका जो ये तार ए का प्रतिरोध तार बी के 9 गुने के बराबर है, यानी कि आर ए जो है 9 आर बी के बराबर है। आर ए का मान हम रख देते हैं आर, यहाँ से रो एल बाई ए एंड रो एल बाई एरिया ऑफ बी। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ए बाई एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ पे 9 है, ये ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 1/9। एरिया जो है वो तार कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, तो सिलिंड्रिकल होगा तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये इसका आधार जो होगा वृत्ताकार होगा, तो पाई R1 स्क्वायर यानी पाई आर ए स्क्वायर और पाई आर बी का स्क्वायर बराबर 1/9। पाई से पाई कैंसिल, तो आर ए बाई आर बी बराबर कितना होगा? 1/3 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 का 2, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कितने गुने के बराबर होगा? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है ये सीधा समानुपाती होती है फेरों की संख्या n पर, यानी कि n हम बढ़ाएंगे तो b भी बढ़ेगा। चूँकि n 6 फेरों वाली है तो b हमारा क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है तो y क्या है? हमें ये बताना है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल जो हमारे लेंस हैं कि फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। या तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल दर्पण होगा। उदाहरण के लिए आप फिगर से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का इधर वाला हिस्सा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। तो इस लाइन को देखिए, ये वाला लाइन जो है, ये वाला छोटा वाला, इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा। तो क्या होगा? ये धनात्मक होगा, ये बोल दिया है, तो फोकस दूरी धनात्मक है। फिर दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा, इसे आप कलई कर दीजिए इधर से। ये हमारा ध्रुव हो गया, पोल। प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो ये वाला धनात्मक हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा, और ये वक्रता केंद्र हमारा इधर होगा। तो ये भी क्या हो गया? फोकस इसका भी धनात्मक हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा 3, या तो उत्तल लेंस हो या तो उत्तल दर्पण होगा। यानी उस प्रकाशिक उपकरण का नाम क्या होगा? या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा
चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में हम जब जोड़ते हैं तो जो कुल प्रतिरोध है वो घटता है। तो ये बिल्कुल उसी के समान है जैसे हम तार मोटा अगर हो तो उसका क्या होगा, अधिक क्षेत्रफल होगा, जिसके वजह से उसका प्रतिरोध घटेगा। तो हमारा आंसर चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। बहुत सारे रजिस्टेंस आप ऐसे पैरेलल में जोड़ देंगे बहुत सारे, और इनका जब इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये कम आएगा। और इनको एक साथ जोड़ दे बंडल में तो ये उसी के समान हो जाता है, इसलिए ये क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है m बराबर v/u होता है, और जो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है -v/u होता है। दर्पण वाले में नेगेटिव साइन है और लेंस वाले में नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, पहला देखते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना। बिल्कुल ये सही है, हम अभी पिछले प्रश्न में भी ये देख चुके थे। चुंबक की गति में वृद्धि करना, तो हाँ बिल्कुल, हम फेरों की संख्या और चुंबक की गति बढ़ाने से क्या करते हैं, फ्लक्स का जो परिवर्तन का दर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धारा भी बढ़ जाती है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना गलत है, इससे तो करंट कम फ्लो होने लगेगा। तो पहला और दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही हमें कथन चुनना है। तो ये पहले इसका जो प्रॉपर्टी दिया है, ये क्या दिया है कि गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण, हमें नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि ये सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, दर्पण अवतल है, तो क्या ये कथन सही है? गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा दोनों बनता है, सीधा छोटा भी बनता है, बड़ा उल्टा भी बनता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो हाँ, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधा होते हैं और छोटे होते हैं। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल दर्पण में बनेगा, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों ही सही है। अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? तो जो हम हीटिंग एलिमेंट बनाएंगे उसका पहला गुण ये होना चाहिए कि तत्व को पिघलना नहीं चाहिए, और तत्व तभी नहीं पिघलेगा जब उसका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा कारण है कि अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा उतना ही तेज़ी से वो गर्म होगा, उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा, तो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसमें। तो हमारा दूसरा भी सही है। निम्न प्रतिरोध नहीं, तब तो हीट कम हो जाता है निम्न प्रतिरोध की वजह से। तो पहला और दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? किसी गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो बिल्कुल ये अभिलंब के रूप में काम करती है। मान लेते हैं हमने एक उत्तल दर्पण बनाया है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये वक्रता केंद्र यहाँ पर हमारा है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या है, अभिलंब है इस पर। तो ये तो सही हो गया, अभिलंब के रूप में कार्य करती है, हमें ये देखना है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो बिल्कुल ये वक्रता केंद्र क्या है, इसे हम अगर हम सर्किल मान लें, और सर्किल के जब केंद्र से इसके परिधि पर कोई भी आप त्रिज्या ड्रॉ करते हैं तो ये क्या परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर होगी, यानी जो भी हमारा रे जाएगा वक्रता केंद्र से, किरण जाएगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अभिलंब होगी। तो ये भी सही हो गया। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस यहाँ पे होता है और आपतन बिंदु मान लीजिए ये है, तो यहाँ से यहाँ ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये गलत हो गया। पहला और दूसरा आंसर होगा हमारा 2 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता हमें निकालना है। अपसारी लेंस का मतलब क्या है कि वो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस
या अपसारी लेंस। कॉनकेव मतलब अवतल लेंस है वो, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी मतलब डाइवर्ज होना, मतलब भागना एक बिंदु से दूसरे तरफ, और कन्वर्ज का मतलब, अभिसारी का मतलब कन्वर्ज करना एक बिंदु पर आके सब मिलना। तो अवतल लेंस में ये ऐसा होता है। तो अवतल लेंस की जो हमारा पावर होता है P = क्या होता है 1/f, और f हमारे यहाँ पे क्या होगा अवतल लेंस में -50 होगा। क्यों होगा? अवतल लेंस अगर आप बनाएंगे तो इसका देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, तो इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा। तो ये फोकस क्या होगा? नेगेटिव होगा। इधर वाला हम नेगेटिव और इधर वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फोकस हमने -50 नेगेटिव कर दिया, तो P बराबर क्या होगा? 1/-50। इसे हम मीटर में बदलना होता है, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे इस 50 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, -50 यानी कि -2। -2 क्या होता है? डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता होती है हम उसे डायोप्टर में मापते हैं, तो -2D हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, तो इसलिए ये ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनसे आने वाला कुल रोशनी का औसत परिवर्तन 0 हो जाता है, इसीलिए वो नहीं टिमटिमाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखें, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित जो धारावाही चालक है उस पर जो बल का निर्धारण है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का रूल लागू होता है। इसको याद रखने के लिए मान लीजिए ये आपका हाथ है किसी का, 1 2 3 4 5, ये अंगूठा मान लेते हैं इसको, ये अंगूठा है। तो ये क्या निरूपित करता है? ये बल को दिखाता है। तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और ये जो मध्यमा उंगली है इसको ये धारा को दिखाता है, और इन तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के पार प्रवाहित धारा क्या है? यानी इसके और इसके बीच हमें प्रवाहित धारा निकालना है। पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालें। R इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 + 4। क्यों होगा? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो सीधा हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर ओम का नियम V = IR से हम क्या करेंगे? I निकालेंगे, तो I बराबर क्या होगा? V/R होगा। V दिया है हमें 5 वोल्ट, R मिला है 7, तो हमारा करंट क्या हो गया? 5/7 एम्पियर, यानी कि 3 ओम से हमारा कितना जाएगा? 5/7। 4 ओम से भी हमारा जाएगा 5/7। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो करंट यानी धारा दोनों में समान ही बहती है, तो 5/7 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो आप पहले डायरेक्शन देख लीजिए, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पश्चिम से पूर्व यानी कि ये हमारा वायर हो गया, तार हो गया, इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारा धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र इसके जो आसपास सकेंद्रीय वृत्त में बनते हैं वो किस तरीके के होंगे। तो आपको पता होगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। दाएं हाथ का अंगूठा का जो नियम है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो हम अंगूठे को क्या करते हैं? करंट की दिशा में रखते हैं और अपनी बाकी चारों उंगलियों को इसके इर्द गिर्द मोड़ते हैं। तो क्या होगा? ये जब हम मोड़ेंगे तो यहाँ से हमारी उंगलियाँ बाहर की तरफ आएंगी और इधर की तरफ उंगलियाँ अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है। अंदर के लिए एक्स मान लेते हैं, ऊपर डॉट रहेगा, बाहर की तरफ आएंगी। तो यानी कि जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, ऐसा कीजिए, आप एक पेन को पकड़ लीजिए अपने दाएं मुट्ठी में और पेन के जो ऊपर का निब है उसको देखें और उंगली पेन को पकड़ के अपनी बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़िए। तो ये कैसा मुड़ेंगी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? जो तार का लंबवत तल है उसमें वामावर्त ये हमें इसकी दिशा दिखाई देगी, ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? हमें ये पूछ रहा है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन के बराबर क्या होता है? -V/U।
तो माइनस V/VU बराबर क्या होगा, यहाँ पे हमें दिया है 0.5 यानी कि 1/2, तो V बराबर क्या होगा -2U। ठीक है, अगर हम U को नेगेटिव रखेंगे तो V हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और ये तभी होगा जब आप उत्तल दर्पण एक ड्रॉ करें और यहाँ पे हमारा कोई वस्तु रख दें U, जो कि इसका दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसका इमेज इधर कहीं बनेगा जो कि इससे छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 2। आप यहाँ ये भी देख सकते थे कि जो आवर्धन है 0.5 है, यानी कि ये <1 है। तो m धनात्मक है और ये इसका मान 1 से कम है, तो ये उत्तल दर्पण होगा और उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा, इससे मापते हैं। वाट सेकेंड, इससे भी मापते हैं। जूल से भी मापते हैं। किलोवाट ये शक्ति की इकाई है, न कि ऊर्जा की, जबकि वाट सेकेंड और जूल ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।